जल निकास के बारे में। जल निकास होता क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, जल निकास के लाभ क्या हैं, जल निकास न करने पर हानियाँ क्या हैं और जल निकास करते कैसे हैं। देखिए, जल निकास, इसकी परिभाषा, इसकी आवश्यकता, एक कारण, इसके उद्देश्य, जल निकास के उद्देश्य क्या हैं, इसके लाभ और इसकी हानि। देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे जल निकास की परिभाषा की। जल निकास होता क्या है। देखिए, फसलें अपन बोते हैं खेत में, तो वो सही से अंकुरण कर पाएँ बीज, उनकी वृद्धि ठीक से हो, पुष्पन सही से हो, फलन सही से हो, उनकी कटाई उपयुक्त समय पर हो पाए। इसके लिए आवश्यक क्या है कि उसमें सिंचाई का जो जल रहता है उसकी एक निश्चित मात्रा बनी रहे। अभी आपने सिंचाई की, उसके बाद अगर बरसात हो गई या सिंचाई का जल आवश्यकता से अधिक हो गया तो उस जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकाला जाता है, उसे बोलते हैं अपन जल निकास। अब देखिए, आप इसको लिखेंगे कैसे, तो इसके लिए अपन लिखेंगे कि फसलों के सफल उत्पादन के लिए आवश्यकता से अधिक जल को खेत से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जल। माने खेत में आवश्यकता से अधिक भरा हुआ जल, उसे कृत्रिम रूप से अपन ने बाहर निकाला तो क्या कहलाएगा, जल निकास। ठीक है, ये हुई क्या परिभाषा। माने खेत में आवश्यकता से अधिक भरे हुए जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जल निकास। अब देखिए, इसकी आवश्यकता के कारण, इसकी आवश्यकता क्यों रहती है, तो देखिए इसकी आवश्यकता के कई सारे कारण रहते हैं। यूँ तो आप देखिए इसकी आवश्यकता कहाँ पर होगी, जैसे कई निचले क्षेत्र हैं, तराई वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर क्या रहता है, बरसात की ऋतु में बहुत पानी भर जाता है, तो वहाँ पर अगली फसल की जो बुवाई रहती है उसकी तैयारी समय पर नहीं की जा सकती, और उस समय उसमें फसल में निराई गुड़ाई समय से नहीं की जा सकती, कृषि कार्य ठीक से नहीं किए जा सकते। इसके लिए क्या है, वहाँ पर जल निकास की आवश्यकता होती है। नहरी क्षेत्रों में क्या होता है, वहाँ पे पानी रिसता रहता है, अपसरण के द्वारा पानी रिसता रहता है। किसके द्वारा, अपसरण के द्वारा, अपसरण के द्वारा पानी रिसता रहता है, तो खेत में पानी भर जाता है, वहाँ भी जल निकास की आवश्यकता होती है। उसके बाद आपने सिंचाई की, सिंचाई के तुरंत बाद अगर बरसात हो गई तो भी, सिंचाई के बाद तुरंत बाद वर्षा होने पर, सिंचाई के तुरंत बाद वर्षा होने पर भी आपको क्या रहता है, जल निकास की आवश्यकता रहती है। आपको उसमें लाभदायक जीवाणु क्रियाशीलता बढ़ानी, उसके लिए जल निकास की आवश्यकता है। क्या रहता है, कई बार भूमि में निचली सतह कठोर पाई जाती है, ऊपरी सतह ठीक है, निचली सतह पर कोई सख्त सतह है, तो वहाँ पर क्या होगा, जो बरसात का पानी गिरेगा वो ज़मीन में नीचे नहीं जाएगा और ज़्यादातर पानी ऊपर ही भरा रहेगा, तो वहाँ भी जल निकास की आवश्यकता रहेगी। कहीं पर चिकनी भूमियाँ हैं, चिकनी मिट्टी है, तो वहाँ भी क्या रहता है, वो कम मात्रा में पानी सोखती है, फलस्वरूप पर्याप्त पानी ऊपर ही भरा रह जाता है, इसलिए वहाँ पर भी जल निकास की आवश्यकता होती है। कृषि कार्य हमें समय पर करने हैं, अगली फसल के लिए खेत की तैयारी करनी है, ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो उसके लिए क्या रहता है, जल निकास की आवश्यकता रहती है। अब देखिए, जल निकास के उद्देश्य, ये रहती है आवश्यकता कारण। अब देखिए अपन पढ़ेंगे उद्देश्य, जल निकास के उद्देश्य क्या होते हैं। सबसे पहले रहता है भूमि की भौतिक दशा में सुधार करने के लिए, भौतिक दशा सुधारना, जल निकास का उद्देश्य रहेगा भूमि की भौतिक दशा सुधारना। उचित वायु संचार, किसके लिए, उचित वायु संचार के लिए, उचित वायु संचार के लिए क्या आवश्यक है, जल निकास। लाभदायक जीवाणु की क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए, लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए, लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए, क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए ये जल निकास के उद्देश्य हैं। भूमि की भौतिक दशा सुधारने के लिए, उचित तापक्रम बनाए रखने के लिए, मृदा का उचित ताप बनाए रखने के लिए, मृदा को उचित ताप बनाए रखने के लिए, मृदा को उचित ताप बनाए रखने के लिए, मृदा को लवणीय होने से रोकने के लिए, लवणीय होने से रोकने के लिए ये जल निकास के उद्देश्य हैं। लवणीय होने से रोकने के लिए, अगली फसल की बुवाई समय से करने के लिए, बुवाई समय से करने के लिए, समय से करने के लिए। और देखिए आप, भूमि को दलदली होने से रोकने के लिए, भूमि को दलदली होने से रोकने के लिए, होने से रोकने के लिए। एक और इसमें आ जाएगा, अपन चाहें तो इसमें मृदा कटाव रोकने के लिए भी बात कर सकते हैं। ये देखिए ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब आप इसमें थोड़ा थोड़ा समय लीजिए। भौतिक दशा में सुधार करना क्या रहता है, जब मृदा में ऊपरी सतह पर आवश्यकता से अधिक जल भरा रहे, लंबे समय तक जल भरा रहे, तो उसमें क्या रहता है, मृदा का जो विन्यास रहता है, कण विन्यास जैसे बोलते हैं, आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, वो बिगड़ जाता है, मृदा की संरचना बिगड़ जाती है। तब वहाँ पर क्या है, अगर मृदा की भौतिक दशा खराब हो गई तो
फसलों का वृद्धि ठीक से नहीं होगा, बीजों का अंकुरण जो हो भी जाएगा वो वृद्धि ठीक से नहीं होगी, पुष्पन फलन ठीक से नहीं होगा। किसके कारण? भौतिक दशा बिगड़ने के कारण। तब आपको क्या है, जल निकास की आवश्यकता वहाँ पर रही, आपको वहाँ जल निकास करना पड़ेगा। उचित वायु संचार बनाए रखने के लिए देखिए मृदा में क्या रहता है, रंध्रावकाश रहते हैं, 30 से 60% रंध्रावकाश रहते हैं। कितने? 30 से 60% रंध्रावकाश रहते हैं, जिनमें जल और वायु भरे रहते हैं। किसमें? रंध्रावकाश में। अब अगर उसमें पानी ही पानी भरा हुआ है, जल अगर मृदा में जल ही जल भरा हुआ है, तो क्या रहेगा, जो रंध्रावकाश रहेंगे उसमें जल वायु का स्थान भी क्या ले लेगा, जल ले लेगा। तो उसमें वायु संचार की कमी हो जाएगी, मृदा में वायु संचार नहीं होगा तो फसलें वृद्धि नहीं करने पाएंगी, फसलें ठीक से वृद्धि नहीं करने पाएंगी, परिणाम स्वरूप आपकी उपज घट जाएगी। तो वहाँ भी आपको जल निकास करने की आवश्यकता रहती है, जिससे कि उचित वायु संचार बना रहे। ठीक है। लाभदायक जीवाणु क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए देखिए मृदा में जो लाभदायक जीवाणु रहते हैं या किसान के मित्र कीट जो रहते हैं वो भी तभी कार्य कर पाते हैं जब उन्हें उचित ताप मिले, उचित वायु मिले। अगर जल भरा रहेगा तो उनकी क्रियाशीलता प्रभावित होगी, वो ठीक से क्रिया नहीं कर पाएंगे, फसलों की वृद्धि ठीक से नहीं हो पाएगी और आप असर आएगा सीधा आपकी उपज पर, सीधा असर आएगा आपकी उपज पर। तो वहाँ भी आपको क्या है, जल निकास करना पड़ेगा उचित ताप बनाए रखने के लिए। देखिए मृदा में फसलों बीजों के अंकुरण के लिए, खासकर बीजों के अंकुरण के लिए उचित ताप बनाए रखना आवश्यक हो जाता है। बीजों के अंकुरण से लेकर फसलों के विकास और कटाई के समय तक ताप का विशेष महत्व रहता है, ताप का विशेष महत्व रहता है। अब अपन हुआ क्या कि मृदा में पानी भरा हुआ है तो सूर्य से जो ऊष्मा मिल रही है उसका अधिकांश भाग किसका, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा का अधिकांश भाग किस में चला जाएगा, जल को वाष्प बनाने में। और पर्याप्त ताप या पर्याप्त ऊष्मा भूमि को नहीं मिल पाएगी। किसको नहीं मिल पाएगी? भूमि को। तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, ये मृदा का जो ताप है वो गिर जाएगा। जब मृदा का ताप गिर जाएगा तो बीजों का अंकुरण ठीक से नहीं होगा, फसलों की वृद्धि नहीं होगी, फसलों पे फूल कम लगेंगे, उपज कम होगी। सीधा से उस किसान को क्या नुकसान होगा कि फसलों की उपज गिर जाएगी। तब आपको क्या जरूरी हो जाएगा, जल निकास। लवणीय होने से रोकने के लिए देखिए क्या रहता है कि जब भूमि में पानी भरा रहता है, जल भरा रहता है, तो भूमि की जो निचली सतह में भूमि की निचली सतह में जो लवण रहते हैं वो मृदा जल के साथ ऊपर आ जाते हैं, मृदा जल के साथ ऊपर आ जाते हैं। अब जब पानी सूखेगा तो वो लवण वहीं के वहीं रह जाएंगे, वो लवण ऊपरी सतह पर रह जाएंगे, आपकी मृदा लवणीय हो जाएगी या क्षारीय हो जाएगी या अम्लीय हो जाएगी। तो अम्लीय मृदा को लवणीय होने से रोकने के लिए क्या है, आप क्या करेंगे, जल निकास करेंगे, जिससे कि जो लवण ऊपर मृदा जल के साथ घुलकर ऊपर आए हैं वो जल के साथ बाहर बह जाएं, आपकी मृदा सही बनी रहे, लवणीय क्षारीय न हो पाए। अगली फसल की बुवाई समय से करने के लिए, अगली फसल की बुवाई समय से करने के लिए देखिए क्या रहता है कि अगर खासकर खरीफ ऋतु में वर्षा का जल भर गया है और जल निकास आपने किया नहीं है तो रबी फसल जो बुवाई होती है वो पिछड़ जाएगी और फसल की बुवाई पिछड़ जाएगी तो उपज घट जाएगी। कोई भी फसल रहती है उसकी बुवाई का एक समय रहता है, चाहे खरीफ की हो या रबी की, वो सही समय पर नहीं बोई जाएगी तो क्या रहेगा, उसकी उपज घट जाएगी, तो किसान को आर्थिक नुकसान होगा। इसलिए फसलों की बुवाई समय से करने के लिए क्या जरूरी है, जल निकास जरूरी है। भूमि को दलदली होने से रोकने के लिए देखिए अगर मृदा में अधिक समय तक जल भरा रहेगा तो मृदा दलदली हो जाएगी और दलदली मृदा हो जाएगी तो आप उसमें कृषि कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे, निराई गुड़ाई, खरपतवारों को निकालना आदि कार्य ठीक से नहीं हो पाएंगे, तो आपकी फसल गिर जाएगी, आपकी फसल की उपज गिर जाएगी, किसान को आर्थिक नुकसान होगा। इसके लिए क्या है, भूमि को दलदली होने से रोकने के लिए आपको जल निकास करना है। देखिए अब नाइट्रीकरण रोकने के लिए, अब नाइट्रीकरण रोकने के लिए ये क्या रहता है, देखिए मृदा में जैसे कि कई सारे पोषक तत्व रहते हैं, मृदा में कई सारे पोषक तत्व रहते हैं जिनमें से एक रहता है नाइट्रोजन। अगर भूमि में अधिक समय तक जल भरा है तो नाइट्रोजन है, वो जो नाइट्रोजन है वो भूमि के जल के साथ, मृदा जल के साथ घुलकर निचली सतहों में चली जाएगी और आपकी मृदा में से नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। तो अब नाइट्रीकरण रोकने के लिए, या इसे बोलते हैं अपन लीचिंग या निक्षालन, इसको रोकने के लिए आपको क्या जरूरी है, जल निकास करना पड़ेगा। ये कई सारी चीज़ें हैं, ऐसे कुछ और बिंदु हैं, ये आपको ध्यान में रखने। माने क्या है, भूमि की भौतिक दशा सुधारने के लिए उचित वायु संचार बनाए रखने, ये क्या है, जल निकास के उद्देश्य, जल निकास के उद्देश्य उचित वायु संचार बनाए रखने के लिए, लाभदायक जीवाणु की क्रियाशीलता में वृद्धि करने के लिए, उचित ताप बनाए रखने के लिए, लवणीय मृदा को लवणीय होने से रोकने के लिए, अगली फसल की बुवाई समय से करने के लिए, भूमि को दलदली होने से रोकने के लिए, अपनाइटीकरण रोकने के लिए, हानिकारक जीवाणुओं को क्रियाशीलता कम करनी, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, ये भी एक जल निकास का उद्देश्य आपका हो जाता है। अब देखिए आप जल निकास के
लाभ, जल निकास से लाभ क्या होंगे? जल निकास के लाभ। अब हम पढ़ेंगे जल निकास के लाभ। देखिए, सबसे पहले तो क्या रहता है, जल निकास के लाभ निम्नलिखित हैं। आप किसी फसल या किसी भी विषय के अंतर्गत बिंदुवार अगर कुछ लिखना चाहते तो आप क्या लिखेंगे, इसके लाभ निम्नलिखित हैं, इसकी हानि निम्नलिखित हैं, ये निम्न प्रकार से किया जाता है, निम्नलिखित आप लिख कर ही चलेंगे। अब देखिए जल निकास के लाभ, जो आपने उद्देश्य पढ़े हैं आप ठीक ठीक इसी को लिख दीजिए संक्षिप्त करके। मैं आपको एक तरीके बता रहा हूँ, आप संक्षिप्त करके इसी को लिख दीजिए। देखिए क्या रहेगा, मृदा दलदली होने से बच जाती है, मृदा दलदली होने से बच जाती है, दलदली होने से बच जाती है, मृदा दलदली नहीं होने पाती, वायु संचार बना रहता है, वायु संचार बना रहता है, वायु संचार बना रहता है, लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है, लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है, जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है, निराई गुड़ाई, निराई गुड़ाई आपकी हो जाएगी, उचित ताप, अगली फसल की बुवाई, अगली फसल की बुवाई, मृदा कटाव कम होता है, मृदा कटाव कम होता है, अब नाइट्रीकरण कम होता है। देखिए आपने जल निकास किया है तो मृदा दलदली होने से बच जाएगी। क्या होगा, मृदा आपकी दलदली होने से बच जाएगी। मृदा दलदली होने से बच जाएगी तो आप उसमें कृषि कार्य समय से कर पाएंगे। ये क्या हो जाएगा, जल निकास के खिलाफ की मृदा दलदली होने से बच जाती है, मृदा में उचित वायु संचार बना रहता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखिए उचित वायु संचार बना रहता है, लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता ठीक प्रकार से होती है, जिससे फसलों की वृद्धि ठीक होती है, किसान को आर्थिक लाभ होता है, फसलों की निराई गुड़ाई हम समय ठीक से कर पाते हैं, मृदा का ताप, मृदा ताप ठीक बना रहता है, उचित बना रहता है, जो कि फसलों के लिए आवश्यक है, अगली फसल की बुवाई समय पर की जा सकती है, मृदा का कटाव कम होता है। देखिए मृदा का कटाव कम होता है, ये चीज़ मैं आपको समझा दूँ, मृदा कटाव का जल निकास से क्या संबंध है। योजनाबद्ध तरीके से जल निकास किया जाता है, जिससे क्या होता है, मृदा कटाव कम होता है। मृदा कटाव रुकेगा नहीं, मृदा कटाव रुकेगा नहीं। मैं कह रहा हूँ कि आप सही ढंग से अगर जल निकास कर रहे हैं, योजनाबद्ध तरीके से जल निकास कर रहे हैं, तो मृदा कटाव कुछ कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आप जल निकास के द्वारा क्या कर सकते हैं, आप नाइट्रीकरण या निक्षालन को रोक सकते हैं। आप अपनी फसल के लिए क्या रखते हैं कि पोषक तत्व जो आवश्यक हैं वो मृदा में आपके बने रहेंगे, अब नाइट्रीकरण कम होगा। हानिकारक जीवाणुओं की संख्या नहीं बढ़ पाएगी, हानिकारक जीवाणुओं की वृद्धि नहीं हो पाएगी, हानिकारक जीवाणुओं की वृद्धि नहीं हो पाएगी, हानिकारक जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि नहीं हो पाएगी। ये सब क्या हैं, आपके कुल मिलाकर के जल निकास के लाभ हो जाएंगे। अब अगर आपने जल निकास नहीं किया तो हानि क्या होंगी, आपने अगर जल निकास समय से सही से नहीं कर पाए हैं तो हानि क्या होंगी, मृदा दलदली हो जाएगी। ये ध्यान से पढ़ने वाली चीज़ है। अगर आपने जल निकास ठीक से नहीं किए हैं तो क्या होगा, या अधिक जल से हानि क्या है, मृदा दलदली हो जाती है, जिसमें कृषि कार्य ठीक से नहीं किए जा सकते हैं, फलस्वरूप फसलों की उपज घट जाती है, ये आपकी हानि हो गई। हानि क्या है, मृदा दलदली हो जाती है, वायु संचार ठीक नहीं रह पाता है, जीवाणु, लाभदायक जीवाणु की क्रियाशीलता घट जाती है, लाभदायक जीवाणु की क्रियाशीलता घट जाती है, मृदा का ताप गिर जाता है, फसलों की बुवाई पिछड़ जाती है, जिससे आर्थिक नुकसान होता है, अब नाइट्रीकरण होता है, या आप उसे बोलते हैं निक्षालन होता है, या लीचिंग होती है, हानिकारक जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, लाभदायक जीवाणु की क्रियाशीलता कम हो जाती है, फसलें बुवाई में पिछड़ जाती हैं। ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपकी हानि में आ जाएंगी। ये क्या होगा, मृदा की जल निकास न कर पाने की स्थिति में आपको ये सब क्या होंगी, हानियाँ होंगी। अब हम क्या पढ़ेंगे, जल निकास की प्रणाली क्या क्या है। जल निकास की प्रणाली देख लो आप, इसमें अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो, हाँ एक चीज़ मैं आपको बोल दूँ, मैं थोड़ा, कुछ विद्यार्थी बोलते हैं मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ, मैं कुछ जल्दी जल्दी बोलता हूँ, अगर आपको ऐसा लगे तो लिख देना। जल निकास की प्रणालियाँ, प्रणालियाँ देखिए, मुख्य रूप से जल निकास की 3 प्रणाली हैं। प्राकृतिक जल निकास,
प्राकृतिक जल निकास, हेरिंगबोन प्रणाली, हेरिंगबोन प्रणाली और ग्रीडी-रोन प्रणाली। प्राकृतिक जल निकास क्या होता है? आप में से अधिकांश बच्चे गांव के ही रहने वाले होंगे। आपने देखा है कि जब पानी बरसता है, बरसात के समय में पानी बरसता है, तो वो किसी ना किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं से भी ढाल की दिशा में गति करता है। वो कहाँ गति करता है? भूमि की ढाल की ओर प्राकृतिक रूप से गति करता है। जैसे जैसे भूमि का ढाल बदलता है, ढाल की दिशा बदलती है, वो निकास नाली, जल निकास नाली क्या करती हैं? उनकी दिशा बदल लेती हैं और पानी झोरे में, माने नाला जिसे बोलते हैं, अपन को नाला बोलना ठीक नहीं लगता, झोरे में, नदियों में, तालाबों में पहुंचता रहता है। ये क्या हुई? प्राकृतिक जल निकास। माने खेत से पानी बरसा और बह के चला गया आपके खेत से, माने बरसात में पानी बरसा और आपके खेत से बह के चला गया, ये क्या हो जाएगा? प्राकृतिक जल निकास। एक होती है हेरिंगबोन प्रणाली। इसमें क्या रहता है? इसमें मुख्य जल निकास जो नाली रहती है वो खेत के बीचों बीच बनाई जाती है, वो खेत के बीचों बीच बनाई जाती है। और सहायक जल निकास नालियाँ कहाँ क्या करती हैं? उसमें आकर के मिलती हैं। माने सहायक जल निकास जो नालियाँ हैं वो इसमें आकर मिलती हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? हेरिंगबोन प्रणाली। माने पूरे खेत का पानी छोटी छोटी नालियों से होकर के आप बनाएंगे, ये छोटी छोटी सहायक नालियों से होकर के मुख्य जल निकास नाली में आएगा और ये नाली से क्या रहेगा? जल नालों तक या झोरे तक या नदी तक पहुंचता रहेगा। ऐसे आपका जल निकास हो जाएगा। माने जब मुख्य जल निकास नाली खेत के बीचों बीच बनाई जाती है तब उसे बोलते हैं हेरिंगबोन प्रणाली। ग्रीडी-रोन प्रणाली, इसमें क्या रहता है? जल निकास की जो मुख्य नाली है वो कहाँ रहेगी? उस तरफ होगी, खेत में उस जगह होगी जिसका धरातल सबसे नीचा होगा। माने भूमि में जो धरातल सबसे निचला है, आपके खेत का जो हिस्सा सबसे निचला है, जो मेड़ सबसे निचली है, उसी लाइन पे आपकी मुख्य जल निकास नाली होगी और सहायक जल निकास नाली इसमें आकर के मिलेंगी, जो पूरे खेत का निकास जल इस नाली में लाएंगी और यहाँ से नदी या तालाबों तक पहुँचता रहेगा। ये हो गई आपकी जल निकास की प्रणाली। अब अपन देखेंगे क्या? विधियाँ, जल निकास की विधियाँ। जल निकास की विधियाँ क्या होती हैं? विधियाँ, जल निकास की मुख्य रूप से दो विधि हैं। एक पृष्ठीय जल निकास, पृष्ठीय जल निकास, एक भूमिगत जल निकास, भूमिगत जल निकास। पृष्ठीय जल निकास फिर 4 प्रकार का होता है। भूमिगत जल निकास भी अनेक प्रकार से होता है, जैसे पाइप ड्रेन्स, मोल्ड ड्रेन्स, स्टोन ड्रेन्स, ये क्या है? भूमिगत जल निकास। पृष्ठीय जल निकास माने, अच्छा भूमिगत जल निकास क्या होगा? जब भूमि के अंदर से जल का निकासी की जाएगी तो वो भूमिगत जल निकास होगा, और भूमि की ऊपरी सतह से जब जल की निकासी की जाएगी तो वो पृष्ठीय जल निकास होगा। ठीक है। अब पृष्ठीय जल निकास, इसमें क्या रहेगा? इसकी खुद की फिर क्या विधियाँ हैं? पृष्ठीय जल निकास की क्या पद्धति हैं? स्थायी नालियाँ, स्थायी नालियाँ, अस्थायी नालियाँ, अस्थायी नालियाँ, कट आउट नालियाँ, कट आउट नालियाँ, ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। और समतल भूमि में या समतल खेतों में मेड़ को तोड़कर, समतल खेतों में मेड़ तोड़कर, देखिए आप। स्थायी नालियाँ, अस्थायी नालियाँ, पहले मैं आपको अस्थायी नाली बता दूं। जैसे क्या रहता है, जहाँ पे छोटे छोटे क्षेत्र हैं या पानी कम मात्रा में इकट्ठा होता है, वहाँ पर क्या करता है, थोड़े थोड़े अंतर पर 20 से 25 सेंटीमीटर की गहराई पर 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी अस्थायी नालियाँ बना दी जाती हैं। माना थोड़े थोड़े अंतर पर 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी, कितनी? 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी अस्थायी नाली बना देते हैं। 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी अस्थायी नाली बना देते हैं। अब इसमें होता क्या है, इन नालियों में आप आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। अस्थायी नाली में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हो जाएगा और इच्छानुसार इन्हें समाप्त भी किया जा सके। माने बरसात ऋतु के बाद, रबी सीजन में जल निकास नालियों की आवश्यकता उतनी होती नहीं है,
तो आप इसे समाप्त भी कर सकते हैं अस्थायी नाली को। स्थायी नालियाँ क्या रहती हैं? जहाँ पर जल निकास की समस्या आवश्यक रूप से होती है, गंभीर रूप से होती है, वहाँ पर स्थायी नालियाँ बनाई जाती हैं। जहाँ पर जल निकास की अधिक आवश्यकता होती है वहाँ पर क्या बनाई जाएंगी? स्थायी नालियाँ, माना जो बरस भर रहे हैं। ठीक है। कटआउट नालियाँ, कटआउट नालियाँ अब आप समझिए कटआउट नालियाँ क्या रहता है? जहाँ पर नहरें होती हैं वहाँ पर सीपेज या अपसरण के द्वारा जल, किसके द्वारा? सीपेज या अपसरण के द्वारा जल रिस कर, माने विशेष रूप से कब? जब नहर भूमि के धरातल से ऊपर होगी तो अपसरण के द्वारा जल रिसता हुआ खेत में इकट्ठा होता रहता है और जो समीपवर्ती फसल को नुकसान पहुंचाता है, पनपने नहीं देता, होने नहीं देता। तो वहाँ पर क्या करते हैं? वहाँ पर 60 से 90 सेंटीमीटर गहरी, 60 से 90 सेंटीमीटर गहरी, 60 से 90 सेंटीमीटर गहरी और 1 से 1.5 मीटर, 1 से 1.5 मीटर चौड़ी। देखिए ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है। कटआउट नालियों की बात कर रहा हूँ जहाँ अपसरण के द्वारा पानी एकत्रित हो रहा है खेत में, वहाँ नहर के समीप ही 60 से 90 सेंटीमीटर गहरी, 1 से 1.5 मीटर चौड़ी एक नाली बना दी जाती है नहर के किनारे किनारे। कहाँ पर? नहर के किनारे किनारे एक नाली बना दी जाती है जिसमें नहर से रिसने वाला पानी इकट्ठा होता रहता है और उस नाली को मुख्य जल निकास नाली से जोड़ देते हैं जिससे कि अपनी फसल बच जाती है। तो ऐसी नाली को क्या कहेंगे? कटआउट नाली। समतल भूमि में मेड़ों को तोड़कर, समतल खेतों में या समतल भूमि में मेड़ों को तोड़कर आप कैसे जल निकास करेंगे? जहाँ पर कोई समतल खेत है उसमें पूरे खेत में समान रूप से पानी भरा है, उसमें मेड़ को तोड़ देंगे, मेड़ को बीच से तोड़ दिया, कहीं से भी जहाँ आपको लगे यहाँ पर थोड़ा ढलान है, ढाल है, वहीं से मेड़ तोड़ देंगे और पूरा पानी निकल जाएगा। साधारण सी बात है। यूँ समझ सकते हैं, आपने धान के खेत देखे हों, समान रूप से पानी भरा रहता है, पानी बहुत भर गया, आपको निकालना है तो एक जगह जहाँ को लगे कि यहाँ पर थोड़ा ढाल है वहीं से मेड़ को तोड़ देंगे, पूरा पानी बाहर निकल जाएगा। ये क्या हो गई आपकी पृष्ठीय जल निकास की विधियाँ। अब आप देखिए, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? पृष्ठीय जल निकास और भूमिगत जल निकास में अंतर। पृष्ठीय जल निकास और भूमिगत जल निकास में क्या अंतर होता है? पृष्ठीय जल निकास और भूमिगत जल निकास में क्या अंतर होता है? ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान से सुनना। पृष्ठीय जल निकास और भूमिगत जल निकास में क्या अंतर है? ये नालियाँ, पृष्ठीय जल निकास नालियाँ भूमि की ऊपरी सतह पर होती हैं, माने भूमि की खुली सतह से जल निकास होता है, खुली सतह से जल निकास होता है। भूमि की अधो सतह से या आंतरिक सतह से, अधो सतह से जल निकास होता है। इन नालियों से क्या रहता है? खेत का क्षेत्रफल कम हो जाता है, क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल कम हो जाता है, कम हो जाता है। इन नालियों से खेत के क्षेत्रफल पर या भूमि के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा, इनसे क्या रहेगा? जल निकास सुगमतापूर्वक होगा, जल निकास सुगमतापूर्वक होता है, सुगमतापूर्वक नहीं होता या असुविधाजनक होता है, असुविधाजनक होता है। प्रारंभिक लागत कम आती है, प्रारंभिक लागत कम आती है। इनमें प्रारंभिक लागत अधिक आती है, प्रारंभिक लागत अधिक आती है। इसमें कम आती है, इसमें अधिक। अच्छा, इसमें फिर जो बार बार मरम्मत करते हैं उसमें लागत अधिक आती है। मरम्मत में समय और लागत, समय, श्रम अधिक लगता है, इसमें कम लगता है। माने एक बार लागत अधिक आई उसके बाद कम लगती है। ठीक है, कुछ और बिंदु मैं आपको बोलते बोलते बता दूंगा। देखिए, भूमि की ऊपरी सतह से जब जल निकास होगा तो उसे क्या बोलेंगे? सतही जल निकास या पृष्ठीय जल निकास। और भूमि की जब आंतरिक सतह से होगा, खुली नालियों द्वारा नहीं होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? भूमिगत जल निकास। पृष्ठीय जल निकास में क्या रहेगा? आपका जो भूमि का क्षेत्रफल है, कृषि योग्य क्षेत्रफल है, वो कम हो जाएगा पृष्ठीय जल निकास में। भूमिगत जल निकास में इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितनी भूमि उतनी की उतनी रहेगी। पृष्ठीय जल निकास में जल निकास सुगमतापूर्वक होता है, पृष्ठीय जल निकास में जल निकास सुगमतापूर्वक होता है, जबकि भूमिगत जल निकास में जल निकास सुगमतापूर्वक नहीं होता है, या आप बोल सकते हैं असुविधाजनक होता है। पृष्ठीय जल निकास नालियाँ बनाते समय प्रारंभिक लागत कम आती है, जबकि भूमिगत जल निकास में प्रारंभिक लागत अधिक आती है। अब एक बार बन गई नालियाँ, जो हर वर्ष, प्रति वर्ष या हर साल हम जो इनकी मरम्मत करेंगे पृष्ठीय जल निकास नालियों की,
तो उसमें क्या होगा, समय, श्रम, पूंजी अधिक लगती है, इसमें ये चीज़ें कम लगती हैं। अच्छा, इसमें क्या रहता है, आपने पृष्ठीय जल निकास किया, अब आपको खेत से उस पार जाना है तो कोई पुलिया बनानी पड़ेगी, कोई मार्ग बनाने पड़ेगा, उस पर लागत अधिक आएगी। इसमें ऐसी समस्या नहीं रहती है। ठीक है, खुली सतह से होता है, क्षेत्रफल कम हो जाता है, सुगमतापूर्वक होता है, प्रारंभिक लागत कम आती है, लेकिन बार बार मरम्मत में खर्चा अधिक आता है। भूमिगत में होगा, अधो सतह से जल निकास होता है, कोई भूमि के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जल निकास असुविधाजनक होता है, सुगमतापूर्वक नहीं होता, प्रारंभिक लागत अधिक आती है, और बार बार जो मरम्मत है उसमें खर्चा या समय कम लगता है। अब देखिए आप, ये चीज़ हो गई आपकी। अब आप पढ़ेंगे कि जल निकास जो नालियाँ बनाएं तो उस समय क्या बातें आप ध्यान में रखें। जल निकास नाली बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें, कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता। चलो मैं आपको ऐसी मौका बता देता हूँ, आप ध्यान रखिएगा। चाहे तो एक बार ऐसे नोट कर लिया करो, थोड़ा आपको याद रहेगा, जिससे याद करने में सुविधा हो जाती है। पृष्ठीय या भूमिगत जल निकास नाली आप बनाए तो जल निकास नाली जब आप बनाएं तो क्या बात है ध्यान में रखें। देखिए, प्राकृतिक ढाल का ध्यान आपको रखना है। जल निकास नाली जब आप बना रहे हैं तो आपको भूमि की जो प्राकृतिक ढाल है उसका ध्यान आवश्यक रूप से रखना है, गंभीरता से। ठीक है, उसके बाद यदि आपको मोड़ना है, जहाँ तक हो जल निकास की नाली सीधी बनानी है, जल निकास की नालियाँ सीधी बनानी है, आवश्यकता हो तो धीमे धीमे करके मोड़ना चाहिए। भूमि में ढाल एकदम नहीं देना चाहिए। भूमि में ढाल एकदम, मतलब जल निकास नालियों में ढाल, भूमि में नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, जल निकास नालियों में ढाल एकदम नहीं देना चाहिए। 25 से 30 मीटर की दूरी पर आपको अधिकतम 5 सेंटीमीटर का ढाल रखना है। आपने चिकनी मिट्टी है, आपके खेत में चिकनी मिट्टी है, तो 25 मीटर की दूरी पर 25-25 मीटर लंबी आप जल निकास नालियाँ बनाएंगे। वही अगर रेतीली मृदा है तो आप 40 से 45 मीटर लंबी नालियाँ बना सकते हैं। जल निकास नाली 40 से 45 मीटर की दूरी रख सकते हैं। कब? जब रेतीली या हल्की मृदा है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, यही है। अच्छा, एक चीज़ और आती है, सिंचाई और जल निकास में अंतर। वो आपको मैं लिख के बता देता हूँ क्या अंतर है। सिंचाई और जल निकास में अंतर, सिंचाई और जल निकास में अंतर, सिंचाई और जल निकास में अंतर, सिंचाई, जल निकास, जल निकास। देखिए क्या है, ये खेत में पानी देने की विधि है। सिंचाई क्या है? पानी देने की विधि। ये खेत से पानी बाहर निकालने की विधि, पानी बाहर निकालने की विधि है। इनकी आवश्यकता वर्ष भर रहती है। वर्ष, सिंचाई नालियाँ वर्ष भर रहती है, मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में रहती है। पानी घरेलू उपयोग में आया जा सकता है, घरेलू उपयोग में लिया जा सकता है, घरेलू कार्य में नहीं लिया जा सकता। जल निकास ऊपर उठता है, इसमें नीचे गिरता है। इसमें जल निकास में क्या रहता है? जल स्तर नीचे गिरता है। देखिए आप सुनिए, सिंचाई क्या है? खेत में पानी देने की विधि को सिंचाई कहते हैं। जल निकास क्या है? खेत से आवश्यकता से अधिक पानी बाहर निकालने की प्रक्रिया जल निकास है। माने खेत में पानी दे रहे हैं तो सिंचाई, खेत से पानी बाहर निकाला तो जल निकास। फिर सिंचाई नालियों की आवश्यकता वर्ष भर रहती है। सिंचाई नालियों की आवश्यकता आपको वर्ष भर रहेगी। वही जल निकास नालियों की आवश्यकता मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में रहती है। सिंचाई नालियों में जो आप सिंचाई का जो जल है उसका उपयोग आप घरेलू कार्य के लिए कर सकते हैं, लेकिन जल निकास वाला जो जल है उसका उपयोग घरेलू कार्य में नहीं किया जा सकता। सिंचाई से जल स्तर ऊपर उठता है और जल निकास से जल स्तर नीचे गिरता है। सिंचाई की नालियाँ भूमि के धरातल से ऊपर बनाई जाती हैं और जल निकास नालियाँ भूमि के धरातल से सदैव ही नीचे बनाई जाती हैं। ये लगभग आपका जल निकास हो गया। अब इसमें कोई चीज़ समझ में ना आई हो या ठीक से समझ में ना आई हो या कुछ और भी आपको जानना हो तो आप लिख देना। जय हिंद।